हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका रक्त। तो रक्त के बारे में यदि हम बात करें तो रक्त के अध्ययन की शाखा को हीमेटोलॉजी या सीरोलॉजी कहा जाता है। यानी कि यदि हीमेटोलॉजी लिखा मिल जाए तो वो भी सही है और सीरोलॉजी लिखा मिल जाए तो वो भी सही है। यानी कि हीमेटोलॉजी और सीरोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है प्राकृतिक कोलॉइडल, यानी कि रक्त जो है वह है आपका प्राकृतिक कोलॉइडल है। कोलॉइडल के बारे में यदि हम बात करें तो कोलॉइडल वह पदार्थ होते हैं जो जिन्हें हम आसानी से नहीं छान सकते या जिन्हें आसानी से नहीं छाना जा सकता। यानी कि रक्त को हम आसानी से नहीं छान सकते क्योंकि रक्त में कुछ भाग तरल होता है और कुछ भाग ठोस होता है। अब ठोस जो होता है वो होता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, क्योंकि इनके कण पाए जाते हैं और वो ठोस होते हैं। जबकि तरल जो होता है वो होता है आपका प्लाज्मा। इसकी बात हम अलग वीडियो में करेंगे डब्ल्यूबीसी आरबीसी, जबकि हम इनके प्लाज्मा और रुधिराणु के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम अलग से बात करेंगे इन पर, ठीक है। तो इसे हम आसानी से नहीं छान सकते, इसलिए इसे प्राकृतिक कोलॉइडल कहा जाता है या प्राकृतिक कोलॉइड कहा जाता है, ठीक है। तो कोलॉइड की यदि मुख्य पहचान जो है वो यही है कि जिसे हम आसानी से नहीं छान सकते वह हमारा कोलॉइड कहलाता है। अगला आता है आपका संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक पे यदि हम बात करें तो संयोजी ऊतक जो है, तो संयोजी ऊतक ब्लड जो है हमारा संयोजी ऊतक है। अब सिर्फ ब्लड ही हमारा संयोजी ऊतक नहीं है, इतना कहना संभव नहीं है, ये सही नहीं है। क्योंकि संयोजी ऊतक में आपकी हड्डियां भी आती हैं, मींस बोन्स, कार्टिलेज, ये भी आते हैं। तो रक्त जो है आपका वो होता है तरल। तो तरल या तो आपको तरल संयोजी ऊतक लिखा मिल जाए और या फिर आपको फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू लिखा मिल जाए, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। यानी कि संयोजी ऊतक को इंग्लिश में हम कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक को हम इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। यदि तरल संयोजी ऊतक की हम बात करें तो उसे हम फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। अब ये होता कैसे है? ये इस प्रकार से होता है, संयोजी का मतलब होता है किसी को एक दूसरे से जोड़े रखना। अब ये हमारे पूरे शरीर के एक से दूसरे पार्ट को जोड़े रखता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक या फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। और यदि आपको लिखा मिल जाए कि संयोजी ऊतक है और आपको ऑप्शन में मिल जाए रक्त तो सही है, और यदि ऊपर लिखा मिल जाए कि रक्त संबंधित है और नीचे आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि तरल संयोजी ऊतक या संयोजी ऊतक, तो वो भी आपका सही है, ठीक है। अगला आता है आपका पीएच। पीएच जो होता है रुधिर का 7.4 होता है। अब यदि 7.4 पीएच स्केल की यदि हम बात करें तो पीएच जो स्केल होती है वो आपकी एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दी थी, जिसमें बताया था। और पीएच स्केल पर 0 से 14 तक खाने कटे होते हैं। तो यदि 7 से कम पीएच है, मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन, यदि 7 से कम है तो उसे हम कहते हैं अम्लीय, और यदि 7 से अधिक है तो उसे हम कहते हैं क्षारीय। अम्लीय को इंग्लिश में एसिडिक, जबकि क्षारीय को इंग्लिश में बेसिक कहा जाता है। और यदि 7 है, किसी पदार्थ या किसी चीज का मान 7 है तो उसे हम उदासीन कहते हैं, या जिसे हम इंग्लिश में न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब हम बात करें कि जब क्षारीय 7 से अधिक है, इसका मान 7 से अधिक है, किसका? ब्लड का, तो ये कैसा हुआ? क्षारीय। अब क्षारीय हुआ, कभी आपने देखा हो कि ब्लड का यदि आपने टेस्ट लिया हो, जैसे अब आपकी कभी उंगली कटी हो या शरीर का कोई पार्ट कटा हो, तो आपने उसको थोड़ा सा मुंह में ब्लड टेस्ट किया हो तो देखा होगा कि वो थोड़ा नमकीन होता है। ब्लड जो है वो थोड़ा नमकीन होता है, मीन्स साल्टी, थोड़ा सा नमकीन होता है, इसीलिए इसे क्षारीय कहा जाता है। और इसका पीएच मान 7.4 होता है। और हर वो चीज जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो लगभग नमकीन होती है, ठीक है। अगला आता है आपका ब्लड की मात्रा। ब्लड की मात्रा के बारे में यदि हम बात करें तो ब्लड की मात्रा जो है वह आपके भार के अनुसार, शरीर के भार के अनुसार 7 से 10% तक पाई जाती है। 7 से 10% तक शरीर के भार के अनुसार रक्त की मात्रा पाई जाती है, या फिर कहीं कहीं 5 से 6 लीटर भी लिखा मिल सकता है। या इसकी कैटेगरी भी है, जैसे आपकी मेल में 5.5 लीटर पाया जाता है, जबकि फीमेल में ब्लड आपका 5 लीटर पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ब्लड की मात्रा जो है वह आपकी 7 से 10% भार के अनुसार, या फिर 5 से 6 लीटर। और यदि 5 से 6 लीटर भी ना दिया हो तो हम बता दें कि मेल में 5.5 लीटर और फीमेल्स में 5 लीटर। यानी कि
मेल की अपेक्षा मीन्स पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है। ठीक है, अगला हम बता दें आपको कि निर्माण जो है यानी कि रक्त का जो निर्माण होता है वो होता है आपका, यदि भ्रूण है मीन्स भ्रूण का मतलब यानी कि बच्चा जब पेट में होता है माँ के पेट में, तो उसके ब्लड का जो निर्माण होता है वो होता है लीवर मीन्स यकृत में। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद उसका जो निर्माण है वो होने लगता है बोन मैरो में। बोन मैरो को हम इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ठीक है, अब उसके बाद स्टोर जो है, स्टोर कहाँ होता है, तो ब्लड जो स्टोर जो होता है वो होता है आपका स्प्लीन मीन्स प्लीहा। स्प्लीन को हम हिंदी में प्लिया कहते हैं। यहां पर ब्लड का स्टोर मीन्स भंडारण यहीं पर होता है ब्लड का। उसके बाद कब्र, अब कब्र ब्लड का जो कब्र है वो क्या है, वो भी आपका स्प्लीन है। ब्लड का कब्र ना कह करके यहां पर यदि हम ये कहें कि ये आरबीसी का कब्र है, आरबीसी का, क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं और लाइसोसोम जब नहीं पाए जाएंगे तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो आपका 90 से 120 दिन होता है। अब जब ये मर जाएंगे 120 दिन के बाद तो ये कहां जाएंगे, तो ये स्प्लीन में जाते हैं। कहां जाते हैं, स्प्लीन में यानी कि प्लीहा में। जबकि स्टोर कहां होता है, ब्लड स्टोर कहां होता है, वो होता है आपका प्लीहा मीन्स स्प्लीन में। ठीक है, इसी को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। उसके बाद आता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में Fe++ तत्व पाया जाता है जिसे हम लोहा कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में फेरस, जबकि हिंदी या फिर साधारण भाषा में जिसे हम लोहा कहते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका लोहा या फेरस है। उसके बाद हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो आपका एनीमिया है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, जबकि हीमोग्लोबिन के बारे में यदि हम थोड़ा सा और इसे एलेबोरेट करें तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो जो हीम का कार्य होता है वो होता है रक्त को लाल करना, रक्त को लाल करना, और ग्लोबिन का मतलब होता है, ग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली प्रोटीन ग्लोबिन, ये आपकी प्रोटीन होती है ग्लोबिन। और हीम जो होता है वह आपका लाल करने का कार्य, रक्त को लाल करने का कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है कि रक्त को लाल, हीमोग्लोबिन का रक्त में क्या कार्य होता है, तो वो होता है आपका रक्त को लाल करना। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है और हीमोग्लोबिन में Fe तत्व पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो है वह आपकी प्रोटीन है और हीम जो है वह आपका लाल करने का, रक्त को लाल करने का कार्य करता है। अगला आता है आपका मेल, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर के हिसाब से पाई जाती है, जबकि महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यानी कि यूं हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। अब जब हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में कम होगी तो इसका मतलब, तभी आपने देखा होगा कि जो पुरुषों का शरीर होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। कैसा होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो अब महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का शरीर थोड़ा स्ट्रांग होता है क्योंकि इनमें लोहे की जो मात्रा होती है थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, तो इनका जो पुरुषों का शरीर होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है महिलाओं की अपेक्षा, क्योंकि इनमें 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला हम आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में यदि हम थोड़ी सी बात कर लें, कोलेस्ट्रॉल ऊपर रह गया। कोलेस्ट्रॉल के बारे में यदि हम बात कर लें तो कोलेस्ट्रॉल जो है वह आपका महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा, और जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाया जाएगा उसे ठंड कम लगती है। ठीक है, ठंड यानी कि सर्दी, विंटर, उसे कम लगती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि उसकी चर्बी, फैट थोड़ा बड़ा होगा, इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी तो उसे सर्दी कम लगती है। ठीक है, इसीलिए आपने महिलाओं को कभी कभी देखा होगा शादियों में कि जो पुरुष होते हैं वो तो थोड़ा मफलर और स्वेटर वेटर वगैरह पहन के फिर भी, और महिलाएं जो होती हैं वो एकदम से साड़ी वाड़ी पहन के आई ब्लाउज में एकदम मस्त। ठीक है,
तो उनको सर्दी कम लगती है क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। और पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है महिलाओं की अपेक्षा, ठीक है। अब हम आपको बता दें ब्लड के कार्य मीन्स फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ये जो है पहला कार्य जो है वो है आपका ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण। अब ताप नियंत्रण कैसे होगा, मीन्स ताप नियंत्रण को हम इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर मेंटेन। अब टेम्परेचर मेंटेन के बारे में यदि हम बात करें तो रुधिर जो है यानी कि ब्लड जो है वह हमारा ताप को मेंटेन मीन्स ब्लड टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करता है, तो वो ऐसे करता है, आप ब्लड जो है वो आपके पूरे शरीर में कार्यरत रहता है 24 घंटे। जब कोई चीज लगातार कार्यरत रहती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वह हमेशा हमारे टेम्परेचर को मेंटेन ताप को नियंत्रण करेगा, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वह हमेशा हमारे शरीर को, आपने देखा होगा कि जब कई लोगों का शरीर जो है वो ठंडा पड़ जाता है, जब ठंडा पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, उनके या तो हाथ के तलुओं को या पैर के तलुओं को, हाथ की गद्दियों को या फिर पैर के तलुओं को मलते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये जो ब्लड है वो उसकी गति रुक जाती है या धीमी हो जाती है, इसलिए शरीर का ताप जो है वह गिर जाता है और शरीर ठंडा पड़ जाता है। इसी कारण शरीर आपका ठंडा पड़ जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं, ब्लड को जमने से रोकने के लिए या फिर ठंडा पड़ने से रोकने के लिए या उसकी जो गति धीमी हो गई उसे बढ़ाने के लिए उसे हम मलते हैं, उनके गद्दियों को या फिर पैर के तलुओं को मलते हैं, तो ब्लड जो है वो हमारा फिर से कार्य करने लगता है पूरे शरीर में और हमारा टेम्परेचर मेंटेन होने लगता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ताप नियंत्रण की बात। अगला आता है आपका परिवहन। परिवहन में ये क्या क्या परिवहन करता है, परिवहन में ए नंबर देख लो, पहला आता है ये आपका गैसों का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन। अब गैसों में ये कौन कौन सी गैसों का परिवहन करता है, O2 एंड CO2। O2 एंड CO2 मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे गैसों का परिवहन करता है, ये पूरे शरीर में जब कार्य करता है, हमने आपको पहले ही बताया कि संयोजी ऊतक होता है तो आपका नियंत्रण भी करता है। जब ये एक से दूसरे पार्ट को जोड़े रखता है तो ये पूरे शरीर में कार्य करता है, पूरे शरीर में दौड़ता है एक जगह से दूसरे जगह। मीन्स ब्लड हृदय से ब्लड फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से यानी कि ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत। ये हमने आपको हार्ट वाले मीन्स हृदय वाले चैप्टर में या हृदय वाले वीडियो में हमने आपको बताया है। यदि आपने मेरा हृदय वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं हृदय वाला, तो वहां पे आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, और ये जो परिवहन करता है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन कारण गैसों का परिवहन होता है और उन गैसों का नाम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा सम्मिलित होती है या जिसमें ऑक्सीजन सम्मिलित होती है उसे हम ऑक्सीकृत ब्लड कहते हैं, जबकि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सम्मिलित होती है उसे हम अनऑक्सीकृत ब्लड कहते हैं या जिसे हम अशुद्ध रुधिर कहते हैं, और जिसमें जो ऑक्सीकृत ब्लड होता है उसे हम शुद्ध रुधिर बोलते हैं। तो इसके बारे में हमने आपको हृदय वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। यदि आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाना और वहां से आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसकी क्रियाविधि बहुत अच्छी बताई है। उसके बाद आता है आपका पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों में यदि हम बात करें तो वह जो है आपके ब्लड, जैसे हम अपनी शरीर में ऊर्जा पाने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि उससे जो पोषक पदार्थ मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी ग्रहण कर लेती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम उत्सर्जी तंत्र को पहुंचा देते हैं। तो जो पोषक पदार्थ जो हमें मिलते हैं हमारे भोजन से वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य जो करता है वो आपका करता है ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है पोषक पदार्थों का और गैसों का परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं या ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह ले जाना यानी कि स्थानांतरण, ठीक है। दूसरा आता है आपका उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ के परिवहन के बारे में यदि हम बात करें तो उत्सर्जी पदार्थ हमें कहां से मिलता है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं उससे जब हम पोषक पदार्थों की पूर्ति कर लेते हैं तो उसमें जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है यानी कि जो
वेस्ट मटेरियल, हाँ, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका उत्सर्जी तंत्र में कहाँ ले जाता है, उत्सर्जी पदार्थों को कहाँ ले जाएगा, ब्लड, एक जगह से दूसरी जगह उत्सर्जी तंत्र में ले जाने का कार्य करता है कौन, ब्लड। तो ब्लड का क्या कार्य हुआ, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स उत्सर्जी तंत्र में ब्लड वेस्ट मटेरियल को पहुंचाता है। दूसरा, पोषक पदार्थों में ब्लड, पोषक पदार्थों को ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, मीन्स न्यूट्रिएंट, जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं उन्हें जो है हमारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तभी हम ऊर्जावान हो पाते हैं, और तभी हमारा ब्लड, तभी हमारा शरीर ऊर्जावान हो पाता है, तभी हम कार्य कर पाते हैं। यदि हम भोजन ग्रहण ना करें और उससे हमें पोषक पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना हो तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। उसके बाद गैसों का परिवहन, जब ब्लड हमारा गैसों का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये हमने आपको हृदय में बताया है। यदि आप हृदय वाली वीडियो देख ली है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं देखी है तो हमारे वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रक्त की बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हम आपके अगले वीडियो में, यानी कि ये है आपका पार्ट 1, अब पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे प्लाज्मा, रुधिराणु, और उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में अंतर, और जो उसके मुख्य कार्य हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।